आपराधिक विधि के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा, सेफगार्ड्स फॉर वुमेन्स इन क्रिमिनल लॉज, सेफगार्ड्स फॉर वुमेन्स इन क्रिमिनल लॉज, आपराधिक विधि में महिलाओं को जो सुरक्षा दी गई है उसके बारे में। ठीक, अच्छा देखो बेटा, तो पहले तो इसमें हम आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में पढ़ते थे, है ना। मतलब कल बताया था ना आपको क्रिमिनल लॉ क्या होता है, आपराधिक विधि क्या होती है, उसके बारे में बताया था। तो आपराधिक विधि दो प्रकार की होती है, एक दंडात्मक, है ना, प्यूनिटिव या सब्सटेंशियल बोलते हैं, और एक होता है प्रोसीजरल, प्रक्रियात्मक। तो जो दंडात्मक कानून होता है जिसमें अपराध की परिभाषा और उसकी सजा बताई गई रहती है, और प्रक्रियागत कानून होता है जिसमें अपराध घटित होने से लेकर के न्याय प्रदान किए जाने तक की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख होता है। तो जो पहले सब्सटेंशियल लॉ था वो था आईपीसी, ठीक, अभी भी है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और जो प्रोसीजरल लॉ है वो है आपका सीआरपीसी 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये दो कानून हैं, लेकिन अब ये हो गए चेंज, रिप्लेस होते जा रहे हैं। ठीक, तो अब यहां से इस तरीके से प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा। अब ये जरूर है कि आईपीसी और सीआरपीसी, सिलेबस में अभी भी आईपीसी सीआरपीसी है, ठीक, तो हो सकता है इससे कनेक्ट करके टॉपिक को पूछे, है ना, इससे कनेक्ट करके टॉपिक को पूछ सकता है। तो उसी तरीके से हम नए एक्ट को, बीएनएस को पढ़ेंगे, भारतीय न्याय संहिता को, इससे कनेक्ट करते हुए। समझ में आया? मतलब आईपीसी से क्या जरूरत पड़ी हमको नए अधिनियम की ओर जाने की, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको जब एग्जाम देना तब तक तो ये चेंज हो गया, 1 जुलाई 2024 से चेंज हो जाएगा, हट जाएगा आईपीसी सीआरपीसी। 24 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया है। तो अधिसूचना जारी कर दिया, इसका मतलब वो चेंज होना ही है, और तारीख भी दे दिया है कि 1 जुलाई 2024 से अपने आप आईपीसी सीआरपीसी समाप्त हो जाएंगे और बीएनएस जो है वो लागू हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को हमको देखना है। क्लियर हुआ? चले देखें। तो ये आईपीसी सीआरपीसी अब नहीं पढ़ेंगे, इसकी जगह पर हम पढ़ेंगे नए कानून, ठीक है ना। तो हेडिंग डालें इसके नीचे, नवीन आपराधिक विधि, ठीक है, नवीन आपराधिक विधि, न्यू क्रिमिनल लॉज। जैसे अभी तक की बात करें हम, एट प्रेजेंट जब हैं, तो हमारे देश में जो आपराधिक कानून है वो बेसिक आईपीसी सीआरपीसी, ठीक है ना। आईपीसी सब्सटेंशियल लॉ है, दांडिक विधि है, और जो सीआरपीसी वो प्रोसीजरल लॉ है ना, प्रक्रियागत विधि है। और इसके साथ में एक कानून और आता है, उसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये 3 कानून है। इन तीनों कानूनों को मिला करके वर्तमान में हम इनको मेजर एक्ट्स बोलते हैं, मेजर एक्ट्स। और इसके बाद जितने भी छोटे, मतलब जितने भी कानून होंगे, इन 3 को छोड़ करके सब माइनर एक्ट्स कहलाते हैं। तो मेजर एक्ट्स में ये 3 कानून आते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 मेजर एक्ट्स। इन 3 के अलावा जो भी कानून का आप नाम सुनेंगे वो सब माइनर एक्ट्स में आएंगे, है ना। माइनर एक्ट्स के अंतर्गत रखा जाता है, मतलब बड़े कानून और छोटे कानून, ठीक है, सब माइनर एक्ट्स में आएंगे। तो अभी तक भारत में जो आपराधिक गतिविधि थी उस पर अंकुश लगाने के लिए आईपीसी सीआरपीसी काम कर रहे थे, और ये अंग्रेजों की विरासत है, अंग्रेजों ने ये दिया। जब ब्रिटिशर्स भारत रूल करने आए तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानून चला करते थे, और खास तौर पर जब अंग्रेज आ भी गए उसके बावजूद भी बहुत सारे कानून थे जो लागू होते थे अलग अलग, मतलब बहुत ज्यादा बाइफर्केशन था सारी चीजों का। जैसे चार्टर एक्ट होता था, चार्टर एक्ट के माध्यम से कुछ कानून चार्टर एक्ट के माध्यम से थे, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून थे,
कुछ यहां पर हिंदू लॉ था, हिंदू कानून, कुछ मुस्लिम लॉज थे, मुस्लिम कानून, कुछ जगहों पर इंग्लिश कॉमन लॉ चलता था, मतलब अंग्रेजों का जो समान सिविल संहिता होगा वो चलता था। तो बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड लॉ था भारत में। और आपको याद होगा कि 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया गया, 1833 का चार्टर एक्ट, उसमें पहली बार इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा गया, ब्रिटिश भारत। और ब्रिटिश भारत कहने का मतलब ये नाम ही शो कर रहा है कि ब्रिटिशर्स अब यूनिफिकेशन चाहते थे, एकरूपता चाहते थे भारत में हर चीज को लेकर। और पहली बार 1833 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको पहली बार भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया 1833। अभी तक वो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, पहली बार भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में जो सदस्य थे, उनको मिलाकर के पहली बार भारत सरकार शब्द का प्रयोग किया गया 1833। मेरी बात समझ रहे हैं? 1833 में पहली बार भारत सरकार शब्द का प्रयोग किया गया गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को लेकर। और साफ दिखाई दे रहा है कि 1833 का जो चार्टर था वो भारत में एकरूपता लाने का प्रयास कर रहा था। अब क्षेत्रवाद नहीं रहेगा, अब सब यूनाइट होकर के रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। और इसी 1833 के चार्टर एक्ट में कानून में एकरूपता लाने की भी बात की गई, यूनिफॉर्मिटी इन लॉ। और कानून में एकरूपता लाने के लिए इसमें एक जैसा कानून बने पूरे भारत के लोगों के लिए, और एक जैसा कानून बनाने की सिफारिश करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन किया गया, फर्स्ट लॉ कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले के इस विधि आयोग को ब्रिटेन की सरकार ने सीधा सीधा हिदायत दिया था कि आप भारतीयों के लिए कानून बनाएं, एक भारत के लिए कानून बनाएं, लेकिन दीवानी मामलों में नहीं, सिविल मैटर्स में नहीं, केवल क्रिमिनल मैटर्स पर कानून बनाएं। मेरी बात समझ रहे हैं? और 1837 में 1837 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता की जो पहली विधि आयोग थी, इसने कानून बना करके जो ब्रिटेन की संसद थी उसको प्रस्तुत भी कर दिया। लेकिन ब्रिटेन की संसद इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इसमें भारत में रह रहे भारतीय और ब्रिटिशर सबको एक जैसा माना गया कि कोई भी अपराध करेगा तो उसको सजा होगी, एक जैसा माना गया। और उसको नजरअंदाज कर दिया गया, जो लॉर्ड मैकाले ने ड्राफ्ट बनाया कानून का उसको। फिर होता है 1857 की क्रांति, 1857 का रिवोल्ट। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति तो हम हार गए, लेकिन हमने अंग्रेजों को यह बता दिया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए फिर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म होता है और ब्रिटेन की महारानी भारत में शासन करना शुरू करती है। और इस तरीके से 1858 से भारत में महारानी का शासन, ताज का शासन या क्राउन रूल स्टार्ट होता है। मेरी बात समझे? ताज के शासन की शुरुआत होती है। और जब महारानी का शासन शुरू होता है तो अब महारानी को भी आवश्यकता महसूस होती है कि पूरे भारत में एक जैसा कानून हो। और महारानी यह भी बताना चाह रही थी कि उसके लिए जो ब्रिटिशर्स हैं या जो भारतीय हैं, जो भारत में रह रहे हैं, वो एक जैसे हैं। महारानी कोई भेदभाव नहीं करेगी। इसलिए महारानी के कहने पर 1860 में लॉर्ड मैकाले ने जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था उसको ब्रिटेन की संसद ने 1860 में पास किया, और इसी कानून को कहा गया आईपीसी 1860, इंडियन पिनल कोड 1860। और इसको पूरे भारत में लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 को। 1 जनवरी 1862 से इसको पूरे भारत में लागू कर दिया। मेरी बात समझ में आई? और इस तरीके से आईपीसी 1 जनवरी 1862 से लेकर 30 जून 2024 तक भारत में लागू है। 1862 का कानून है। अब ये जो कानून है, इसको हटाने की जरूरत क्या पड़ रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, द आईपीसी, सीआरपीसी एंड आईईए शोज द कॉलोनियल लेगेसी। मतलब पहली बात तो यह है कि जो आईपीसी सीआरपीसी है, ये
हमारे जो औपनिवेशिक विरासत है, गुलामी की दास्तां को दर्शाती है कि हमको जो अंग्रेजों ने दे करके गया हम उसी को फॉलो करें फर्स्ट। एंड आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस इट्स नीड्स टू बी रिमूव्ड, ये समाप्त होना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आईपीसी जब बना था तो उनका उद्देश्य भारत में कोई अच्छा कानून व्यवस्था लागू करना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य यह था कि वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए इसके कई प्रावधान अगर आईपीसी के देखेंगे, जैसे इसका जो सबसे चर्चित आर्टिकल सेक्शन है, सेक्शन 124A 124 का आईपीसी जो है वो ये दर्शाता है, उसमें कहा गया है राजद्रोह, सेडिशन। राज का मतलब होता है शासन या शासन करने वाला, मतलब सरकार, और द्रोह का मतलब उसका विद्रोह करना। अगर कोई सरकार का विद्रोह करता है, सरकार की आलोचना करता है, तो वो राजद्रोह है, उसको सजा हो जाएगी। जबकि आज, उस समय भारत गुलाम था तो राजद्रोह ठीक था, लेकिन आज जब हम आजादी के 75-77 साल के बाद की जब हम बात कर रहे हैं, तो आज हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में सरकार की आलोचना की जा सकती है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ही सरकार की आलोचना है। अगर आलोचना, क्रिटिसिज्म को निकाल दिया जाएगा तो लोकतांत्रिक मूल्य नष्ट हो जाएंगे और वहां पर आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान में सरकार की आलोचना हो सकती है लोकतांत्रिक राष्ट्र में। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर आंच नहीं आनी चाहिए। इसीलिए लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए भी इसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी। और यही कारण है कि जो नया कानून बना है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसमें ट्रीजन हैज रिमूव्ड, रिप्लेस्ड द सेडिशन, मतलब देशद्रोह से राजद्रोह को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। मतलब राजद्रोह मतलब सरकार की आलोचना करना, देशद्रोह मतलब देश के खिलाफ गलत कार्य करना। तो अब देशद्रोह अपराध माना जाएगा, ना कि राजद्रोह। मतलब आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। इसके अलावा जो आईपीसी कानून था, 1862 में कानून बना। उस समय पर कई ऐसे अपराध जो आज चलते हैं वो उस जमाने में नहीं हुआ करते थे, जैसे संगठित अपराध। संगठित अपराध उस जमाने में नहीं हुआ करते थे। इंग्लिश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एकदम आसान शब्दों में समझें तो जब किसी अपराध को उद्यम बना करके चलाया जाए, है ना, कॉर्पोरेट स्टाइल क्राइम, जैसे सुपारी देकर के हत्या करवाना, है ना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, बेगिंग, समझो, लूट, डकैती, चोरी, हत्या। पिक्चरों में देखते हो डॉन बैठा हुआ, इतना पैसा दिया, वो मरवा दिया उसको। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। सही बात। यही जो आपका जो डॉन वगैरह जो होकर के नहीं करते हैं अपना ये सब चीज, उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कहा जाता है। एक उद्यम, उद्योग टाइप से चल रहा है। पिक्चरों में देखते होंगे कि वो भीख मंगवाते हैं, है ना, सिग्नल्स पर भीख मंगवाते हैं। वो मतलब जो, अगर वो ऐसा करवा रहा है तो वो कॉर्पोरेट क्राइम है, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो किसी भी अपराध को अगर उद्योग के तरीके से चलाया जाए तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। उस जमाने में नहीं होते थे ये सब, लेकिन इस जमाने में होते हैं, लेकिन उसको दंडित करने के लिए कोई कानून नहीं है। जैसे मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के लिए कोई सजा ही नहीं है, क्योंकि मॉब लिंचिंग का उल्लेख ही नहीं उस जमाने में। उस समय मॉब लिंचिंग शब्द प्रयोग में नहीं लाया गया था। मेरी बात समझ रहे? जैसे चोरी की परिभाषा की बात करते हैं, तो चोरी की परिभाषा में ही केवल क्या लिख दिया गया है कि अगर किसी स्वामी की अनुमति के बिना किसी भी चल संपत्ति को अपने अवैध कब्जे में रखा जाए तो यह चोरी है, किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को। लेकिन आज के डेट में आपकी प्रॉपर्टी केवल मूवेबल नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी डिजिटल भी है, तो उसको यह क्राइम घोषित नहीं करता। उसके लिए फिर कहां जाना पड़ता है? हमको आईटी एक्ट पर जाना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इन सब चीजों को भी उसमें शामिल किया गया है। और चोरी केवल धन, मतलब वेल्थ तक सीमित था, जिसकी कीमत है उस तक। जैसे आपके पास अभी कोई आइडेंटिटी कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, वो अगर आधार कार्ड कोई किसी के पास पाया जाता तो वो चोरी नहीं है।
क्योंकि वो वेल्थ नहीं है कानून की भाषा में, वो आइडेंटिटी है आपकी। तो अगर कोई आपकी आइडेंटिटी चुराता है, अब ये डिजिटल नहीं है तो आईटी एक्ट भी नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपका कोई आइडेंटिटी चुरा लेता है, उसका दुरुपयोग तो हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर चोरी केस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो मूवेबल थिंग तो है ना, उसका कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, इसलिए वो अपराध नहीं है। तीसरी खास बात, मतलब जो खास बात है, जैसे पहले के जो आईपीसी है, इसमें अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता है 307, अगर आत्महत्या का प्रयास करता है तो फिर उसको गया 7 साल के लिए, 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। तो ऐसे मामले देखे गए कि अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता है तो वो कोशिश करता है कि वो ना बचे, क्योंकि उसको पता है कि बच गए तो फिर नप गए अंदर। सही बात। तो ऐसी चीजों का रोकथाम करना भी बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। ये तमाम चीजों को करने के लिए आवश्यकता महसूस हुई कि एक नया कानून लाया जाए जो भारत के वर्तमान की परिस्थितियों के अनुरूप हो, और इसलिए फिर भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है। इसके नाम में ही न्याय है। देखो, ये भारतीयों के साथ न्याय करने की संहिता है, न्याय प्रदान करने के लिए लाया गया है। अब कैसे आप बोलोगे कि ये न्याय प्रदान करेगा? ये जस्टिस के लिए है। तो हम कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं है। आईपीसी अपराध को परिभाषित करता है और अपराध के लिए सजा का प्रावधान करता है, लेकिन जब एक अपराध हुआ से लेकर उसके केस को कितने समय सीमा में निपटाया जाना चाहिए, उसका उल्लेख नहीं करता। जो नया कानून लाया गया बीएनएस, ये प्रावधान करता है कि जिस तारीख को केस रजिस्टर हुआ है उसके 3 साल के भीतर में उसका डिस्पोजल होना चाहिए। यानी ये न्याय की व्यवस्था कर रहा है, सजा की नहीं। मेरी बात समझ रहे हो। दूसरी खास बात, ये कैसे न्याय देता है? दूसरी खास बात यह है कि अगर कोई पीड़ित कोई केस दर्ज करता है तो पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि हर 90 दिन में पुलिस पीड़ित को उसके केस का प्रोग्रेस रिपोर्ट बता करके देगी कि स्टेटस क्या है उसके केस का। पारदर्शिता लाने के लिए जब से केस लॉज होता है, मतलब ट्रायल से लेकर जस्टिस तक, जिस दिन सुनवाई शुरू होती है से लेकर के अंतिम निर्णय आने तक, संपूर्ण प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाने का इसमें प्रावधान किया गया। सही बात। 2 पक्ष है, एक पीड़ित पक्ष है और एक प्रत्यर्थी पक्ष है। पीड़ित और जो आरोपी है, अगर मान लो आरोपी फरार है तो केस चालू नहीं होता है। यह अनुमति देता है कि अगर आरोपी फरार भी है तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केस को प्रारंभ कर दिया जाएगा, सुनवाई उससे शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझे। इस तरीके से ये कानून न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करता है। समझे मेरी बात को? न्याय प्रदान करने की बात करता है, ये इसकी विशेषता है। क्या बदला है, मतलब क्यों, क्या बदलाव हुआ, खास बातें क्या है? पूरा बीएनएस तो नहीं देखना है। देखो, जो पुरानी आईपीसी थी उसमें 23 अध्याय थे, 23 चैप्टर्स और 511 धाराएं थी। जो नया बीएनएस बना है उसमें 20 अध्याय है और 358 धाराएं। पुराने वाले में 23 अध्याय 511 धाराएं, और नए बीएनएस में क्या है, 20 अध्याय और 358 धाराएं। सही बात। अब विशेषता क्या है, प्रमुख बातें अगर इसकी देखें तो सबसे खास बात बीएनएस की, क्या बदला है, मतलब आईपीसी से इसमें क्या नया हुआ है कि हम बीएनएस की ओर जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विसेज को सजा के तौर पर अपनाया गया है। नहीं समझ पाए? मैं समझाता हूं, सुनो। जो प्रेजेंट आईपीसी है हमारी, आईपीसी का सेक्शन 53 धारा 53 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को 5 प्रकार की सजा दी जा सकती है या 5 तरीकों से दंडित किया जा सकता है उसको। 1, मृत्युदंड, सजाए मौत दी जा सकती है। दूसरा, आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट। तीसरा, कारावास, आजीवन कारावास जीवन भर के लिए,
कारावास 2 साल, 3 साल, 1 साल, ऐसा कारावास। चौथा, जुर्माना, किसी को जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। और पांचवा, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टीज, संपत्ति का संपहरण, सरकार संपत्ति को कब्जे में कर लेगी। ये 5 तरीके बस बताता है। बीएनएस में छठवां तरीका बताया गया इसके सेक्शन 4F में। बीएनएस 2023 का सेक्शन 4F यह कहता है कि उपरोक्त 5 के अलावा, मतलब आईपीसी के सेक्शन 53 में जो बताए गए 5 तरीके हैं, उसके अलावा एक नया तरीका भी होगा सजा देने के लिए, और वो होगा सामुदायिक सेवा का दंड, पनिशमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज। सही बात। मतलब इसमें मजिस्ट्रेट, आपने कोई अपराध किया, 6 अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड है। तो 6 अपराध अभी बताता हूं कौन कौन से अपराध हैं। इसमें मजिस्ट्रेट अगर आप ये 6 अपराध करते हैं तो आपको सजा दे देगा। ठीक, बोलेगा जाओ एक काम करो, पूरे मोहल्ले में पानी बंटवाओ, पानी पिलवाओ, सबको झाड़ू लगवाओ, पूरे मोहल्ले में गंदगी साफ करो। समझ बात। ये सामुदायिक, मतलब समाज की सेवा करने का इसमें सजा दिया जाएगा। समझ गए, समाज की सेवा करने का। इससे 2 चीजें होंगी। एक, जो जेल पर भार पड़ रहा है वो कम होगा। दूसरा, छोटे अपराधों में, मतलब जो गंभीर प्रकृति के अपराध नहीं है, उनके साथ न्याय हो सकेगा। अब कौन कौन से अपराध हैं जिनमें सामुदायिक सेवा? तो 6 अपराध हैं। ठीक। एक, अगर कोई लोक सेवक, मतलब सरकारी अधिकारी कर्मचारी, कोई अवैध व्यापार में संलग्न है। जब आप सरकारी नौकरी में आते हैं तो आप कोई भी अदर वर्क जो है नहीं कर सकते, कोई व्यापार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई करता है बिजनेस तो फिर उसको कम्युनिटी सर्विसेज से दंडित किया जाएगा, बीएनएस सेक्शन 202। सही बात। जैसे कोर्ट ने समन जारी किया और कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ तो पहले उसको 1 साल की सजा थी आईपीसी सेक्शन 180 के अंतर्गत। सही बात। लेकिन अब सजा क्या हो जाएगी? सामुदायिक सेवा होगी अगर वो उपस्थित नहीं होता। ठीक है, सेक्शन 209। आत्महत्या का प्रयास, अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता था तो 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा। अब इसमें सेक्शन 226 में, 226 में आत्महत्या के प्रयास के लिए उसको कम्युनिटी सर्विसेज दिया जाएगा। जाओ लोगों को जागरूक करो कि कोई आत्महत्या नहीं करेगा, ऐसा। समझ में आया? अरे समझ गए? 226। ठीक। इसके बाद जैसे 5,000 रुपए से कम की चोरी, 5,000 रुपए से कम की चोरी, बीएनएस सेक्शन 303, 303। अगर 5,000 रुपए से कोई कम चुराता है तो फिर उसको सामुदायिक सेवा, जाओ लोगों को सिखाओ कि चोरी एक अपराध है ना, चोरी करना पाप है, ऐसा जाओ सुनाओ सब जगह। ऐसा ही सामुदायिक सेवा है। मेरी बात समझ रहे हो? एक, नशे की हालत में दुर्व्यवहार, नशे की हालत में आए बाएं बग दिए किसी को, है आदमी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है फिर। तो भाई गलती उस आदमी की नहीं थी, उस रासायनिक पदार्थ की थी जिसने उसको ऐसा करने पर मजबूर किया, तो उसको जबरन जेल भेज करके कोई मतलब नहीं है। तो ये बीएनएस सेक्शन 355 में है कि अगर कोई नशे की हालत में दुर्व्यवहार करता है तो उसको सामुदायिक सेवा, फिर वो नशा मुक्ति अभियान चलाएगा, चारों ओर घूम करके जाओ नशा मुक्ति अभियान चलाओ। समझ में ये बात? अरे हाँ ना तो बोलो। और एक लास्ट है कि मानहानि, डिफेमेशन, अगर कोई मानहानि कर देता है तो उसको भी सामुदायिक सेवा में ले आया गया है, सेक्शन 356 बीएनएस। समझ में आया? इस सामुदायिक सेवा को लाया गया है। समझ में आया? ऐसा तो ये इसमें चेंज हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। कहां था पहले? नहीं था ऐसा। इसके बाद जो संगठित या मॉब लिंचिंग जो है, मॉब लिंचिंग को पहली बार इसमें परिभाषित किया गया है और उसको अपराध घोषित किया गया। मॉब लिंचिंग जो बीएनएस है उसके सेक्शन 103 सब सेक्शन 2, 103(2) में बताया गया मॉब लिंचिंग के बारे में। अंग्रेजी हिंदी दोनों में मॉब लिंचिंग ही रहेगा। यह सेक्शन 103 ये कहता है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति
किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, उसकी भाषा, उसके जन्म स्थान के आधार पर ऐसी मारपीट करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए तो यह मॉब लिंचिंग कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास से मृत्यु दंड तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। यह पहले कानून में नहीं था। समझ में आया? तो ये पहले कानून में नहीं था, ऐसा था। उसके बाद से आगे देखेंगे तो बड़े संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध है ना, मेजर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और माइनर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, मतलब पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स बोलते हैं, छोटे को पीटी कहा जाता है, PETTY। तो बड़े जो संगठित अपराध है, संगठित अपराध तो आप समझ गए, जैसे लूट, डकैती है ना, एक्सटॉर्शन, फिरौती मांगना, रॉबरी जो हो गया है ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गया, सुपारी लेकर हत्या करवाना है ना, ये सारी चीजों को बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में रखा गया है। अब इसमें, और ये जो बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, ये BNS सेक्शन 111 में बताए गए हैं। और 111 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ये सारे अपराध करता है तो फिर उसको सजा होगी। अगर इन अपराधों के करने की श्रेणी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो आरोपी होगा उसको भी मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना। और अगर मृत्यु नहीं होती, पहले पकड़ लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको 5 वर्ष का कारावास और 5 साल का जुर्माना, मतलब 5 लाख का जुर्माना। समझ में आया? उसके बाद छोटे संगठित अपराध भी है। छोटे संगठित अपराध में चोरी है ना, थेफ्ट, चोरी को रखा गया छोटे संगठित अपराध में। चोरी, स्नैचिंग, छिनताई बोलते हैं उसको, स्नैचिंग, छिनताई है, छिनताई बोला जाता है भाई, ठीक है, अब कानूनी शब्द है। कैसे कर रही है इसे, बीमारी, नाम है, नाम है। तो छिनताई, स्नैचिंग, तो चोरी हो गया, थेफ्ट, स्नैचिंग। और एक है चीटिंग, धोखा देना। सही बात, जो देने में माहिर हो बहुत है, क्यों पुरुषों, सही है ना, कौन देता है? तो धोखा, लेकिन ये वो वाला धोखा नहीं है ना, फॉर्ज। अगर कोई फॉर्ज करता, अभी तक फॉर्ज के लिए सेक्शन क्या था, 420, 420 बोलते थे ना, अब वो 316 में आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये छोटे संगठित अपराध अगर कोई करता है तो उसको 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मजिस्ट्रेट तय करेगा कितना जुर्माना मिलेगा। समझ पाए? तो ये तमाम चीजें हैं जो इसमें परिवर्तन की गई है। समझ गए? और कुछ धारा भी अब बदल जाएगी। जैसे आईपीसी कुछ धाराएं ही वो अपराध मानी जाती थी, मतलब अपराध की पहचान बन गई थी। जैसे मर्डर 302, ऐसे बोलते ना 302, समझ रहे हो? अब धाराएं चेंज हो जाएंगी, कुछ धाराएं चेंज हो गई। जैसे बलात्कार के लिए पहले 375 और 376 था, 375, 376, ठीक। अब हो गया है वो आपका 63 और 69, 63 और 69। समझ में आया? मर्डर जैसे 302 था, अब वो हो गया 101, ठीक। आत्महत्या का प्रयास 307 था, अब हो गया 109। 226 में उसको उसकी सजा बताएगी कि सामुदायिक सेवा दी जाएगी। समझ पाए? जो राजद्रोह था अब वो देशद्रोह हो गया, ट्रीजन हो गया है। वो पहले 124A में था, अब 152 में आ गया, 152 BNS में। धोखाधड़ी 420, मतलब 420 में था, अब वो 316 में आ गया है। तो ऐसे कुछ कुछ परिवर्तन 1 जुलाई 2024 से निम्नलिखित परिवर्तन होंगे, लेगा। द फॉलोइंग चेंजेस शैल बी ऑकर्ड, द फॉलोइंग चेंजेस शैल बी ऑकर्ड सिंस 1 जुलाई 2024। और ये क्या है देखें, ऐसा लिखेगा, पुराने आपराधिक कानून और नवीन आपराधिक कानून। नंबर 1, आईपीसी
1860 shall be replaced by भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 2023। ठीक। दूसरा CRPC 1973 shall be replaced by BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब पूरा लिखना, BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक। और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 shall be replaced by भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। ठीक। सबसे पहले ए, विधेयकों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है। ए, सबमिशन ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। ए, सबमिशन ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट, विधेयकों का प्रस्तुतिकरण मतलब संसद में प्रस्तुतिकरण। तो कब हुआ था, लिखेगा सामने, 11 अगस्त 2023 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 11 अगस्त 2023 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है। लेगा, इट वॉज सबमिटेड इन लोकसभा, इट वॉज सबमिटेड इन लोकसभा बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह, बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन 11 अगस्त 2023। ये प्रस्तुत हो गया। बी, लोकसभा से पारित 20 दिसंबर 2023। ठीक है। पास्ड बाय लोकसभा 20 दिसंबर 2023। 20 दिसंबर 2023 लोकसभा से पारित। सी, राज्यसभा से पारित 21 दिसंबर 2023, पास्ड बाय राज्यसभा ऑन 21 दिसंबर 2023। 21 दिसंबर 2023 राज्यसभा से पारित। ठीक। डी, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को अब ये विधेयक क्या बन गया, आपका कानून। लेकिन एक बात समझो बेटा, हमारे देश में कानून को अपनाने की जो परंपरा है वो है भविष्यलक्षी प्रभाव। कोई भी देश कानून को दो तरीकों से लागू कर सकता है, एक को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट और एक को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट। भविष्यलक्षी प्रभाव और भूतलक्षी प्रभाव। भारत में भविष्यलक्षी प्रभाव से कानून को अपनाया जाता है। इसमें जिस तारीख को कोई विधेयक कानून बनता है, यानी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, या तो उसी तारीख से लागू हो सकता है या भविष्य की किसी तारीख से लागू होगा। भविष्य की किसी तारीख से वो तब लागू होगा जब ऐसा करने के लिए सरकार अधिसूचना जारी करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है। तो हमारे देश में कानून बन गया, बनने के बाद वो उस तारीख से लागू होता है जिस तारीख को केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके घोषित करे। समझ में मेरी बात? तो देखें, ई, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना का जारी किया जाना। ठीक है। नोटिफिकेशन बाय यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना का जारी किया जाना, नोटिफिकेशन बाय यूनियन गवर्नमेंट 24 फरवरी 2024।
24 फरवरी 2024 केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी किया और F लिख लें। और इस अधिसूचना में कहा कि ये जो तीनों कानून है वो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। ठीक है। और लागू होने की तिथि, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 समझ में आया? 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो जाएगा। समझ में आया?